वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ कि गेहूं के अंदर उत्पादकता प्रोडक्शन 40% से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में किया है। 22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। मेरी कंपनी का नाम है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैंने इन 22 सालों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है। मेजर केला, पपीता, आम, अनार, गन्ना, चीकू, अमरूद, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं क्या बोलते हैं, IIM जम्मू और EDI के अंदर एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जिसके अंदर मैं टेक्निकल सेशन लेता हूँ। और हमारी कंपनी उत्कर्ष एग्रोकेम 100 से भी ज्यादा नॉन पॉइजनस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है। ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप देख सकते हैं www.utkarshagro.com पे। मेरी एक दूसरी कंपनी भी है, ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसके अंदर हम लोग पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं और पेड़ ट्रांसप्लांट करके देते हैं। इसके साथ में हम लैंडस्केपिंग और प्लांटेशन भी करके देते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.treeswale.com पे जान सकते हैं। गेहूं के बारे में बेसिक चीजें, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए। एक क्लाइमेट, सॉइल, बुआई के समय कि क्या फर्टिलाइजर की जरूरत है, कितनी चाहिए, इंटर कल्टीवेशन में क्या करेंगे, पानी की मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अलग अलग पेस्ट डिजीज के बारे में क्या देखेंगे, साथ में हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में। ये मेजर पॉइंट्स अपने हम कवर करेंगे आज अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। क्लाइमेट, वातावरण। वीट जो क्रॉप है वो मेजर हिली मतलब ठंडे एरिया का है, लेकिन वो हिल वाले एरिया में भी होता है और प्लेन एरिया में भी होता है। लेकिन उसके अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए ठंडा और सूखा वातावरण चाहिए। जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तो अच्छा जर्मिनेशन होता है। और ग्रोथ के लिए 16 से 22 के बीच में होना चाहिए। जैसे वातावरण ज्यादा कूल होता है और ओस ज्यादा आ जाती है, तो प्लांट्स की जो पौधों की जो वीट के गेहूं के की पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छी टिलरिंग आती है और दाना भी बहुत अच्छा बनता है। जो वीट का जो पौधा है वो अगर वातावरण गर्म और भेज वाला हो जाए या बरसात वाला हो जाए, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रोग और जीवात उसके ऊपर आने के चांसेस हो जाते हैं, खास करके बुआई के समय। जमीन कैसी होनी चाहिए? बहुत अलग अलग तरह की जमीन में इसकी बोइंग बुआई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं कि काली जमीन हो या जिसकी जो पानी पकड़ के रख सकती हो, वो ज्यादा अच्छी जमीन रहती है। खास करके पानी पकड़ के जो सूखा वातावरण हो और पानी ज्यादा समय तक पकड़ के रख सके, ऐसी जमीन ज्यादा अनुकूल रहती है गेहूं की खेती के लिए। जो पीएच होता है वो ज्यादा ना एसिडिक होना चाहिए ना अल्कलाइन होना चाहिए। 5.5 से 7.5 के बीच का पीएच बेस्ट रहता है, जिसमें ज्यादातर सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जो गेहूं रहता है वो इसके ज्यादा के रेंज में भी हो सकता है, कम पीएच या ज्यादा पीएच वाले रेंज में भी, लेकिन उसके लिए अलग अलग एडिटिव डालने की जरूरत रहती है। गेहूं को नॉर्मली बीज के द्वारा उगाया जाता है। अराउंड 50 से 60 किलो बीज की जरूरत पड़ती है एक एकड़ एरिया के अंदर। जो बीज होता है उसको ट्रीटमेंट करना कंपलसरी रहता है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का और हेल्दी गेहूं उगाया जाए। केमिकल ट्रीटमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप कार्बनिज्म 0.2% के हिसाब से दे सकते हैं पर केजी सीड, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना होता है। अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो आप 3 ग्राम प्रति किलो ट्राइकोस या माइक्रोब्स दे सकते हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख सकते हैं और उसके बाद में बुआई कर सकते हैं। अगर सीड बीज को अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो काफी सारे रोग और जीवात से बाहरी जो सतह रहता है उससे रक्षा मिलती है, खास करके ब्लास्ट और लूज स्मट नाम के डिजीज के सामने। जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन।
अगर आपने कुछ पहला खेती की हुई है, उसका रेसिड्यू अगर पड़ा हुआ है तो उसे सबसे पहले दूर करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें जो इल्ली रहता है या डिजीज रहता है तो वो नुकसान कर सकता है। इसलिए पहले सफाई अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। अराउंड 3 से 4 टन जितना अच्छा हुआ सड़ा हुआ गोबर खाद प्रति एकड़ देना चाहिए। खास करके जमीन की तैयारी से पहले देना चाहिए या पहला प्लाविंग के समय देना चाहिए। पहला प्लाविंग नॉर्मली बुआई से 1 से 2 महीने पहले कर देना चाहिए, खास करके दिसंबर जनवरी से पहले हो जाना चाहिए। 2 बार प्लाव लगाने से जमीन अच्छी लूज ढीली पड़ जाती है और हवा उसमें अच्छी जाती है और जड़ों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। पहली बार जब आप प्लाव कर रहे हैं तो 5 से 8 इंच गहराई के अंदर और दूसरी बार में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर प्लाविंग करनी चाहिए। दूसरी बार जब प्लाव करते हैं तो जस्ट बीज उगने से मतलब बुआई से जस्ट थोड़ा पहले करना चाहिए और उस समय बेसल डोज जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो भी दे देना चाहिए। क्या देना है वो मेरे आगे स्लाइड में आएगा। लाइन लाइन में बुआई करना ज्यादा अच्छा रहता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक साथ में फेंकना होता है, लाइन में एक साथ में डालना होता है। आप हाथ से भी डाल सकते हैं लाइन में या फिर ट्रैक्टर की मदद से भी डाल सकते हैं। इस वजह से जो खरपतवार रहता है, वीड उसका अच्छा रहता है और खेत को देखने में भी बहुत आसानी रहती है। जमीन की ट्रीटमेंट, जमीन के अंदर अगर जैविक ट्रीटमेंट के लिए 2 तरह से किया जा सकता है, या आप अलग अलग एजोटोस 1 लीटर, फॉस्फोरस 1 लीटर, ट्राइकोस 1 किलो उसको, अथवा तो माइक्रोब जिसमें ये तीनों आ जाते हैं 100 से 125 किलो गोबर खाद के अंदर मिक्स करना है। और लास्ट जो प्लाव किया जा रहा है प्रति एकड़ में उसमें ब्रॉडकास्ट करके उसको डाल देना है। बुआई का समय और अंतराल, नॉर्मली ठंड के समय या ठंड शुरू होती है उसके बाद में इसकी बुआई होती है। बुआई नॉर्मली पहले या दूसरे वीक नवंबर में शुरू हो जाती है। नॉर्मली दो बीज के बीच में 10 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए और दो लाइन के बीच में 25 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए। जो बीज हो रहता है वो इससे 1 से 1.25 सेंटीमीटर गहराई के अंदर बुआई करनी चाहिए और एक जगह पे 2 से 3 बीज डालने चाहिए। बाई चांस कोई सीड नहीं उगता है तो कोई गैप ना पड़ जाए। बुआई करने के बाद में, बीज लगाने के बाद में जो जमीन रहती है उसे धीरे से दबा देना चाहिए ताकि जमीन टाइट हो जाए थोड़ा सा। इस वजह से जो भेज जमीन में मेंटेन करना है वो मेंटेन हो पाएगा और जो बीज रहता है उसे भी जितना ज्यादा जरूरत है पानी को उगने के लिए वो उतना भी उसको मिल जाएगा। ये मैन्योर है, पूरा इसका प्रॉपर शेड्यूल, जैसे मैंने बोला 2 से 3 टन प्रति एकड़ डालना है बुआई से पहले। यूरिया 40 किलो, 20 किलो पहली ड्रेसिंग के समय और दूसरी ड्रेसिंग के समय दूसरा 20 किलो। डीएपी और पोटैश को दूसरे प्लाविंग के समय जब क्या बोलते हैं जमीन बुआई बुआई से पहले या बिफोर बुआई के। और ये जो डालना रहता है पहला 1 महीने के बाद में 20 किलो डालना है, दूसरा 3 महीने के बाद बुआई के बाद डालना है, खास करके जब लंबाई हो रही है तब। फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो एनपीके का रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है 90 से 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो P2O5 और 40 किलो K2O प्रति हेक्टर। इसमें जैसे बताया 1/3 जो रहता है वो बेसल में करना है, दूसरा जो है वो 2/3 उसे 2 अलग-अलग स्टेजेस में देना है जो मैंने आगे बता दिया है। कई बार जिंक की कमी देखी गई है तो जिंक सल्फेट को आप दे सकते हैं 25 किलो प्रति हेक्टर के 1 साल में एक बार, या 10 किलो प्रति हेक्टर जब आपने क्रॉप लगाया तभी, या आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अराउंड 100 लीटर पानी के अंदर 250 ग्राम जिंक गैप जिसमें जिंक ईडीडी आता है उसको 1 किलो यूरिया के साथ में 100 लीटर पानी के अंदर 1 एकड़ में आप देते हैं तो जिंक की अगर कमी रहती है तो वो आराम से दूर हो जाती है। ये हमारा शेड्यूल है हमारे अनुभव के हिसाब से कि बेसल के अंदर गोबर खाद 1 से 2 टन, मार्वल जी 10 किलो, डीएपी, यूरिया, एमओपी है। बुआई के समय सीड ट्रीटमेंट माइक्रोब या ट्राइकोस की
5 लीव के समय माइक्रोब्स और वेमोज एल, ताकि जमीन में जो भी प्रॉब्लम हो दूर हो जाए। जब अच्छे फुटाव के लिए हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस फ्री देना है। अच्छे फुटाव के लिए स्प्रे करना है हॉर्स पावर, मार्बल और जिंक गैप का। स्टेम लंबी होने के लिए भीम प्लस, जिंक एफ एनहांसर और 13045 का स्प्रे करना है। मैंने यूरिया के बारे में आगे बता दिया कि यूरिया का कैसे कैसे 2-3 स्टेज में देना है। ये अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे भी डिटेल में अपने लेंगे, लेकिन अमेरिकन पॉड बोरर, एफिड, ब्राउन माइट, आर्मी वर्म, कट वर्म, शूट फ्लाई, थ्रिप्स, पिंक स्टेम बोरर के लिए बायोक्लीन स्वीप, रूट नॉट नेमेटोड्स के लिए निमेटोनिल या नीमो फंगो, स्प्रे के लिए मतलब ये फंगस के लिए लीफ रस्ट, ब्राउन रस्ट, स्टेम रस्ट, ट्राइप रस्ट, लूज मड, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फंग फ्री 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। अगर आपके दीमक है, टर्माइट्स है, तो टर्मिनल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। डिटेल्स में हम इसको आगे देखेंगे। अब मैंने आपने तो जो प्रोडक्ट्स बताए हैं उनकी सबकी फोटोग्राफ्स हैं। ये बेसल डोज में आपको मार्बल जी लेना है, सोइंग के समय माइक्रोब्स लेना है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जर्मिनेशन के बाद में माइक्रोब्स और वेमोजल लेना है, स्ट्रेस फ्री रूट्स मल्टीप्लायर और हॉर्स पावर देना है पानी के साथ में, स्प्रे करना है टीलरिंग के समय, भीम प्लस 13045 और मार्बल का स्प्रे करना है। और अलग अलग इंसेक्ट के लिए ये अलग अलग हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। अब अपने इरिगेशन का देखेंगे कि अराउंड वीट को 4 से 5 बार पानी देने की जरूरत पड़ती है अलग अलग ग्रोथ स्टेज के अंदर। पहला इरिगेशन अराउंड 3 से 4 वीक्स के बाद दिया जाता है बुआई के। दूसरा पानी 40 से 45 दिन के बाद दिया जाता है। तीसरा 60 से 65 दिन के बाद में। चौथा 80 से 85 दिन के बाद में। पांचवा 100 से 105 दिन के बाद में। छठा 115 से 120 दिन के बाद में बुआई के। ग्रीन मैन्योरिंग, लीला पड़वास हम लोग गुजराती में बोलते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अच्छी क्रॉप के लिए। अगर गोबर खाद अवेलेबल है तो 40 से 50 दिन पहले कल्टीवेशन से 8 से 10 टन प्रति एकड़ दे देना चाहिए। अगर गोबर खाद की बजाय अपने ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, जमीन अपनी खुली रहती है, तो हमें लेग्यूम क्रॉप्स, जिसके अंदर भी, जिसको कठोर क्रॉप्स बोलते हैं, वो कर सकते हैं। उनको बुआई के करनी होती है और जैसे उनमें फूल आना शुरू होता है तो उसे रोटावेटर लगा के जमीन के अंदर मिला दिया जाता है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक का कंटेंट जमीन का बहुत अच्छा बन जाता है। खास करके बरसीम है, ज्वार है, मूंग है, इस तरह का कोई भी क्रॉप 3 साल में एक बार लेना चाहिए। खास करके गोबर खाद या ग्रीन मैन्योरिंग खरीफ क्रॉप के अगर पहले लिया जाता है तो गेहूं की खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदा कारक रहता है। इंटरकल्टीवेशन के अंदर वीडिंग, अगर आपका घास जैसे अगर आप खरपतवार है तो आप पेनॉक्सी प्रोप इथाइल 80 से 120 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 250 से 300 लीटर पानी में दे सकते हैं, या क्लोडिना पोप 400 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपके बड़े पत्ते वाला खरपतवार है तो मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 4 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 लीटर पानी में दे सकते हैं, या फिर 2,4-D 500 ग्राम प्रति एकड़ में दे सकते हैं। अगर दोनों है, ग्रासी वीड्स भी है और ब्रॉड लीफ भी है, तो मेट्रीबुजान 175 ग्राम प्रति हेक्टर या सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन आइसोप्रोट्यूरन और या फिर 2,4-D का भी यूज कर सकते हैं अगर मिक्स खरपतवार है तो उसके लिए, या फिर सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम प्रति हेक्टर और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 4 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भी दिया जा सकता है। वो सब कुछ कंट्रोल सभी तरह के खरपतवार को अच्छी तरह कंट्रोल करता है। इंटरक्रॉपिंग बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है कि बहुत बड़े स्केल पर गेहूं के साथ में मस्टर्ड मतलब राई की खेती को किया जाता है, खास करके नॉर्दर्न भारत के अंदर ईल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, और इसके साथ में तेल की जरूरत भी पूरी हो जाती है और अनाज भी मिल जाता है। दूसरा, बीन्स को भी लगाया जा सकता है अगर आपके वहाँ पे जानवर रखे जाते हैं तो साथ में बीन्स के साथ में भी ये गेहूं की खेती की जा सकती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंडीशन में कर रहे हैं तो
बीन्स के अंदर पेस्ट डिजीज और वीड्स के प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ पड़ सकती है। अगर आप फाबा बीन लगाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि गेहूं के अंदर क्रूड प्रोटीन कंसंट्रेशन 20 से 25% ज्यादा अच्छा देखा गया है कंपेयर टू खाली आपने व्हीट लगाया हो। तो फाबा बीन लगाने से गेहूं की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के जो भी पेस्ट इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में और उसके प्रोटेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है दीमक। दीमक के अंदर बुआई के बाद तुरंत या फिर मैच्योरिटी के समय दीमक देखा गया है। दीमक जो है वो जड़ों के अंदर खा रहा होता है या जो स्टेम होती है उसे खाता है, जैसे स्टेम खा रहा है, और या फिर डेड टिश्यू कुछ भी अंदर पुराना क्रॉप का पड़ा हुआ है तो उसको नुकसान कर रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पौधा इसके अंदर सूख जाता है और उसको हम खींचते हैं तो सीधा हाथ में आ जाता है। प्लांट अलग अलग स्टेज में नुकसान होने की वजह से उसके अंदर सफेद सफेद जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इन्फेस्टेशन खास करके जब पानी नहीं देते हैं या पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो उसके अंदर दीमक का अटैक ज्यादा देखा गया है। या फिर आपने जो गोबर खाद डाला है वो अच्छी तरह ढंग से कंपोस्ट नहीं हुआ है तो भी टर्माइट्स दीमक देखा गया है जमीन के अंदर। इसके कंट्रोल के लिए डीप प्लॉइंग करने की जरूरत है। गर्मियों के अंदर 3 बार प्लॉइंग, अगर आपके यहाँ जमीन में ज्यादा दीमक है तो 3 बार करिए 10 दिन के अंतर पे। गोबर खाद अगर दे रहे हैं तो पूरा का पूरा सड़ा हुआ ही दीजिए, लेट नहीं लगाइए। क्रॉप को बुआई समय पर करिए। नीम केक दीजिए 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में 1 लीटर टर्मिनल को पानी के साथ में दीजिए ताकि जमीन में अगर कोई भी दीमक हो तो आराम से वो जैविक तरह से दूर हो जाए। अमेरिकन ग्रीन पॉड मतलब ये लार्वा रहता है, आप जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, जो पत्तों को खाता है और ईयर हेड को भी नुकसान करता है। खाते समय उसका जो हेड रहता है वो अंदर की तरफ रहता है, बाकी की बॉडी बाहर की तरफ रहती है। इस तरह से पत्ते के ऊपर नुकसान दिखा गया है जब भी लार्वा नुकसान करता है। इसके कंट्रोल के लिए पक्षियों को पकड़ने वाले बर्ड पर्चेज होते हैं वो 10 रखने चाहिए प्रति एकड़। नेचुरल एनिमीज को बचा के रखना चाहिए, मतलब बर्ड आए अपने यहाँ पे उसको देखा चाहिए। अगर फिर भी इल्ली देखी गई है तो आप जैविक तरह से उत्कर्ष के बायोक्लीन स्विप को 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। एफिड्स एफिड्स जो रहते हैं वो एडल्ट और छोटे स्टेज के वो रस चूस डालते हैं, खास करके जो बाहर निकला हुआ ईयर्स रहते हैं उनको। खास करके जब क्लाउडी वेदर मतलब बादल वाला वातावरण रहता है या ठंड बहुत ज्यादा रहती है तब एफिड ज्यादा दिखा गया है। बहुत अच्छी तरह मैन्योर दिया गया है, पानी अच्छा दिया गया है तो एफिड का नियंत्रण ज्यादा अच्छी तरह लंबे समय तक किया जा सकता है। फिर भी अगर एफिड का प्रॉब्लम अगर देखा जाता है तो उससे अपने अलग अलग तरह से कंट्रोल करने के लिए हमें बॉर्डर पे मक्का है, ज्वार है या कोई और मिलेट लगा देना चाहिए ताकि पेस्ट कंट्रोल हो सके। केमिकल का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो क्विनालफॉस या थाइमिथॉक्सिन का कर सकते हैं। मॉनिटरिंग क्रॉप जैसे कि राई का है, जैसे शुरू में बताया, राई का करने से भी एफिड्स का कंट्रोल होता है। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप का 2 से 3 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ब्राउन माइट जो होते हैं वो पत्तों के ऊपर रस को चूस डालते हैं। 2 नीडल जैसी उनकी जो रहता है उससे चूस और न्यूट्रिएंट खत्म कर डालते हैं। जो पत्ते को ऊपर माइट दिखे गए हैं तो वो व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं और बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर लाल रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जो पत्ते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और सूख जाते हैं, जैसे आप इधर ये डैमेज आप देख सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप केमिकली कर रहे हैं तो क्विनालफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नीम का खुद ऑयल बना रहे हैं तो 2% के हिसाब से नीम कर्नल 2 या 5% के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। या रेडीमेड अगर आप करते हैं तो
उत्कर्ष का निमोज गोल्ड 10,000 बीपीएम है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। आर्मी वर्म या कट वर्म के अंदर जो प्राइमरी सिम्टम रहता है उसके अंदर पूरे के पूरे पत्ते को वो खा जाता है। जो लार्वा रहता है वो पत्तों को खाता है, धार की को करता है अंदर तक, मिड ड्रिप तक, और पूरा का पूरा पत्ते को नुकसान कर डालता है। हैवी इन्फेस्टेशन होता है वो काफी ज्यादा नुकसानकारक होता है। लार्वा जो होता है वो पौधे के ऊपर चढ़ जाता है और नेक के भाग को पूरा का पूरा खत्म कर डालता है। कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो सॉइल के सरफेस से भी नुकसान करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा प्लांट को खा लिया है, या अंडरग्राउंड जड़ों को भी नुकसान करते हैं अंदर जाकर। जो आर्मी वर्म रहते हैं मतलब वो बहुत सारी संख्या में रहते हैं, तो वो खास करके शाम के समय बहुत नुकसान करते हैं। नॉर्मली इसलिए अगर इसका नियंत्रण करना है तो हमें शाम के समय दवाई का उपयोग करना चाहिए। इसका फेरोमोन ट्रैप आराम से मिलता है, 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप आप रख सकते हैं आरबी वर्म के प्रति एकड़ के हिसाब से, या बर्ड्स को पकड़ने के लिए, बर्ड्स परचेज के बर्ड्स को बुलाने के लिए 10 प्रति एकड़ रख सकते हैं, ताकि बर्ड्स आके इन्हें खा जाएं। या जैविक तरह से नियंत्रण के लिए आप उत्कृष्ट बायो क्लीन स्वीप का भी छिड़काव कर सकते हैं। शूट फ्लाई, जो मैगॉट होता है वो अंदर रस चूस के अंदर घुस जाता है। नॉर्मली वो 1 वीक के बाद से लेकर 1 महीने तक जर्मिनेशन के उसे नुकसान करता है, और उसकी वजह से जो सेंट्रल शूट, बीच वाला जो शूट रहता है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, और डेड हार्ट मतलब आगे बढ़ना बंद हो जाता है। अगर इसको समय से नियंत्रण नहीं किया गया है तो वो 60% से ज्यादा पूरा का पूरा उसको नुकसान कर डालता है, और क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें देखना रहता है कि डिफेंडर पॉपुलेशन जो है जिसका नुकसान करती है वो मस्टर्ड का है कि नहीं है। बॉर्डर पे हमें मक्का है, ज्वार है, मिलेट को लगाना चाहिए। फिश मिल के ट्रैप रखने चाहिए ताकि अंदर पक्षी आ जाएं और उसका खा जाए उनको, या फिर आप साइपरमेथ्रिन का या फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल, ऑर्गेनिक और जैविक तरह से नियंत्रण के लिए उत्कृष्ट निमोज गोल्ड का या उत्कृष्ट बायो क्लीन स्वीप का स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स, थ्रिप्स जो नॉर्मली पूरे पौधे के रस को चूस डालता है और स्टेम को खास करके नुकसान करता है। जब भी थ्रिप्स का अटैक होता है तो वो पत्ते के ऊपर, स्टेम के ऊपर, और जो हेड होता है उसके ऊपर नुकसान करता है। दोनों एडल्ट और नीम दोनों नुकसान करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा संख्या में अगर रहते हैं तो वो टिश्यू का पूरा नुकसान करते हैं, और एक सिल्वर कलर का जैसे आ जाता है, एकदम रस पूरा चूस गया हो। ये देखो, ये पूरा ग्रीन होना चाहिए, उसकी जगह पे यहाँ पर हर जगह दाना दाना दिख रही है, देखो ये सिल्वर कलर का हो जाता है अगर थ्रिप्स का नुकसान है तो। इसके नियंत्रण के लिए थ्रिप्स रेजिस्टेंट वैरायटी की जरूरत है। ब्लू स्टिकी ट्रैप आप लगा सकते हैं। प्रीडेटरी थ्रिप्स है, कॉसेलिनेट बीटल्स है, और अलग अलग तरह के जो जैविक कंट्रोल है उनका आप छोड़ सकते हैं। केमिकल नियंत्रण के लिए आप डाइफेंथूरियम, फिप्रोनिल, सिमिनोस्पीड का स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जैविक कंट्रोल के लिए निमोज गोल्ड बायो क्लीन स्विप का आप स्प्रे करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। पिंक स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर के अंदर गुलाबी रंग की जो इल्ली होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। उसकी वजह से ग्रोथ अटक जाता है, पूरा का पूरा पौधा एकदम सूखना शुरू हो जाता है, और जो ऊपर का भाग रहता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसके लिए, इसके नियंत्रण के लिए आप बर्ड्स परचेज 10 प्रति एकड़ में रखना चाहिए, और जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए नीमोज गोल्ड या बायो क्लीन स्वीप का स्प्रे करना चाहिए। जो आपको बायो क्लीन स्वीप और नीमोज गोल्ड बोला, इन दोनों की ये फोटो है। गेहूं के अंदर रूट नॉट नेमेटोड कृमि भी देखी गई है। नॉर्मली ज्यादातर जो स्पीशीज रहती हैं वो अंडे से लेकर एडल्ट मेल फीमेल सभी नुकसान करती हैं।
जब जब भी नेमेटोड्स का नुकसान होता है तो पौधे की ग्रोथ अटक जाती है। अगर आप जड़ें खींच के देखते हैं तो जड़ों में इस तरह की गांठें देखने को मिलती हैं। अब ये देखो, ये गांठें हैं, पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो ये क्लियर हो जाता है रूट नॉट नेमेटोड इसमें लग चुका है। इसके नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के लिए आप पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में निमेटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर पैसिलोमाइसिस आता है, या निमेटोनिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़, जिसके अंदर पैसिलोमाइसिस के साथ साथ पुचोनिया, मेटरिज्म एनिसोप्ली और भी 3 स्पीशीज आती हैं जो नेमेटोड्स का कंट्रोल करती हैं। अब हम अलग अलग तरह के डिजीज के बारे में देखेंगे। लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट फंगस, इसके अंदर जैसे आप ये पत्तों के आप देख सकते हैं कि सर्कुलर या एलिप्टिकल पॉस्चुल बनने शुरू हो जाते हैं, रस्ट कलर के, मतलब ब्राउन कलर के, और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर देखे गए हैं। जो इन्फेक्टेड साइट होती हैं वो नॉर्मली पत्ते के ऊपरी भाग में रहती हैं, और जहां से ये जो भाग है, नेक वाला भाग है, उसके आसपास नॉर्मली देखी जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मिक्स क्रॉपिंग करना चाहिए। नाइट्रोजन जिस तरह से बताया है उस तरह से देना चाहिए। केमिकल तरह से कंट्रोल करना है तो जाइनेब 1 किलो प्रति एकड़ या प्रोपिकोनाजोल 0.1% के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जैविक तरह से नियंत्रण के लिए आप फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। स्टेम रस्ट के अंदर स्टेम के ऊपर रस्टिंग देखी गई है। ये देखिए, ये इस तरह की जो पॉस्ट्यूल रहते हैं वो नॉर्मली अलग अलग रहते हैं और स्कैटर्ड रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में देखे गए हैं। इस तरह का जब हमें देखने को मिलता है तो उसको हमें नियंत्रण के लिए, जैसे आगे बताया कि नाइट्रोजन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो रिकमेंडेशन उतना करना चाहिए। केमिकल नियंत्रण के लिए सल्फर या मैनकोजेब का डस्टिंग या स्प्रे करना चाहिए, और जैविक तरह से नियंत्रण के लिए फंगफ्री का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। स्ट्राइप रस्ट या येलो रस्ट के अंदर येलो रंग की रस्ट देखी जाती है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के धब्बे पत्तों के ऊपर देखे गए हैं। इसका जैविक तरह के नियंत्रण के लिए फंगफ्री का आप स्प्रे कर सकते हैं। लूज स्मट के अंदर पूरा का पूरा काले रंग का स्मट उसके अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे देखते हैं कि ये जो दाने अपने हैं उसके अंदर ही सारा का सारा हो गया है। ब्लैक कलर का जो स्पोर्स देखने गए हैं, और हवा के साथ भी ये उड़ते हैं और आगे फैलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बीज का ट्रीटमेंट के लिए विटावैक्स का 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से विटाविक्स से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जहाँ पे भी देखा गया है कि स्मट लग गया है तो उसको काट कर उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके, और वो करने के बाद में उत्कर्ष फंगफ्री का भी स्प्रे कर लेना चाहिए ताकि कोई भी अगर स्पोर रह गया हो तो वो उसका नियंत्रण हो जाए। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पत्ते के ऊपर पाउडर जैसा धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, जो ऊपर की तरफ भी होते हैं, पीछे की तरफ भी होते हैं, और उसके बाद में काले काले रंग का ब्लैक लेजियन बन जाता है और बाद में पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। केमिकल नियंत्रण के लिए आप वेटेबल सल्फर 0.2% के हिसाब से या कार्बेंडिज्म 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए उत्कृष्ट का फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ये ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास अलग अलग फंगस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं। काफी सारे नियंत्रण आते हैं जो मैंने आपको फंगफ्री के बारे में बताया। फंगफ्री जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, एम्पेलियोमाइसिस, क्विस कॉलिस और 3 और फंगस का कॉम्बिनेशन है जो बहुत सारे तरह के फंगस को नियंत्रण करने में मदद करता है। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के अंदर जो नीचे के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पीले पीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले धार पे पड़ता है और उसके बाद में पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। कुछ समय के बाद में पत्ता सूखकर मर जाता है। जो स्टेम रहती है वो भी गुलाबी रंग की बननी शुरू हो जाती है।
जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट रहते हैं वो उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है और मैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। दाना अच्छा नहीं बनता और प्रोटीन का लेवल भी अच्छा नहीं आता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें समय समय पर जैसे बताया कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट को दिया जाता सकता है, या आप इसकी कमी अगर देखने को मिलती है तो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। फॉस्फोरस की कमी के अंदर पत्ते डार्क प्लांट्स जो होते हैं एकदम ग्रीन होते हैं, उसमें गुलाबी रंग के पौधे होने शुरू हो जाते हैं। खास करके पुराने लीव्स डार्क येलो से ऑरेंज कलर के होने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी के लिए जैसे शुरू में बुआई के समय डीएपी या एसएसपी या डीएसपी देना चाहिए। फिर भी अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो आप हॉर्स पावर है, एमएपी है या एमकेपी का स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर पौधे पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। ब्राउन ब्राइट येलो कलर का क्लोरोसिस होना शुरू हो जाता है और बाद में जो धार होती है वो पौधे की वो पूरी की पूरी सूखनी शुरू हो जाती है, खास करके पुराने पत्तों की। उसकी कमी को दूर करने के लिए जैसे शुरू में एमओपी दे देना चाहिए। अगर देने के बाद भी अगर अपने को कमी देखने को मिलती है तो आप पोटेशियम सल्फेट या 13-045 का स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो पत्ते रहते हैं वो मिडल लीव्स के जो रहते हैं वो ग्रीन, हरे और पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में ब्राउन हो जाते हैं। उसकी कमी को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम का जमीन में दे सकते हैं या मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम ईडीटी दे सकते हैं। जिंक की कमी खास देखी जाती है, जैसे उसमें बताया जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल। उसमें पौधा की हाइट नहीं आती है, पेल ग्रीन कलर का विकासपन का आना शुरू हो जाता है। बाद में ब्राउन या ग्रे कलर का पौधा हो जाता है। उसकी कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट जमीन में दे सकते हैं या जिंक ईडीटी का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे स्लाइड में बताया। आयरन की कमी के अंदर पूरा का पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है, जिसको आप फेरस सल्फेट जमीन में देकर या फिर फेरस ईडीटीए, फेरस एडा या फिर एडीटीपीए देकर उसकी कमी को आप दूर कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर भी पूरे के पूरे पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। विदाउट पेल हो जाता है प्लांट, तो उसकी कमी के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर है, लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं या सल्फर 90% WDG का दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट के साथ में या अमोनियम सल्फेट के साथ भी सल्फर आता है, वो भी सल्फर की कमी को दूर करता है। बोरॉन की कमी में दाने का शेप नहीं बनता, दाना टेढ़ा मेढ़ा बनना शुरू हो जाता है। पौधा भी पौधे के ऊपर के जो पत्ते रहते हैं उस पर भी उसका शेप बिगड़ जाता है। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप बी शेप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट का स्प्रे कर सकते हैं या कैल्सीबोरॉन या एफएनएंसर को दे सकते हैं। हमने शेड्यूल में भी आपको बताया है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। कैल्शियम की कमी के अंदर भी ये पत्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये इस तरह की कमी बोरॉन के अंदर भी देखने को मिलती है। पत्ते व्हाइट कलर के होने शुरू हो जाते, रोल होने शुरू हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। इसकी वजह से पौधा स्टंट छोटा रहना शुरू हो जाता है और एक्सट्रीम कमी के कारण ग्रोथ भी उसकी अटक जाती है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट जमीन में दे सकते हैं या फिर कैल्शियम ईडीटी, कैल्सीबोरॉन या एफएनएंसर का आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के अंदर नॉर्मली पैचेस के अंदर देखी जाती है पौधे के अंदर, उसमें उसका ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, नए नए पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उनमें पट्टियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप जमीन में मैंगनीज सल्फेट दे सकते हैं या स्प्रे द्वारा मैंगनीज ईडीटी मैंडेट स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग, और ज्यादातर 7 से 8 महीने के अंदर गेहूं रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग करने के लिए। हार्वेस्टिंग नॉर्मली जब वातावरण ड्राई और सनी मतलब अराउंड नवंबर में लगाया जाता है, तो उसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में आती है। उस समय क्लाइमेट पूरा का पूरा सूखा और एकदम होता है। ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बारिश के आने का डर रहता है और पूरा दाना खराब हो सकता है। तो इस तरह से बुआई करनी होती है कि भाई मार्च अप्रैल तक कटिंग हो जाए।
यील्ड नॉर्मली 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सूखे वाले ड्राई लैंड में आती है, लेकिन जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ पे 2.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से यील्ड देखी जाती है। मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com में मिलेंगे, या आप हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में फ़ोन करके भी उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मोग्लिक्स, एग्रोशिया, एग्रीबेगरी, बिग हार्ट और भी बहुत सारे पोर्टल्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये कुछ प्रोडक्ट दिखाया, उसके अलावा भी हमारे पास में जो दूसरी रेंज है उसमें पूरी की पूरी रेंज है बायो फर्टिलाइजर्स की, जिसमें सभी तरह के नाइट्रोजन बैक्टीरिया, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, पैडी के बैक्टीरिया मिलते हैं। बायो पेस्टिसाइड के अंदर बैसिलस सबटिलस, मेटारिजियम, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, बीटी, पैसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, सुडोमोनास, विवेरिया बासियाना, वर्टिनम लिकानी, मेटारिजियम, एनिसोप्ली, माइक्रोब जिसके अंदर काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। ये भी हमारी पूरी पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने की रेंज है। बायोक्लिनसिव, निमेटोनिल, निमोफंगो, ग्रपनिल, फंगट्री वगैरह। फिर चिलेटेड फर्टिलाइजर के अंदर हमारी कंप्लीट रेंज है। सारी की सारी चीजें वाटर सॉल्युबल रहती हैं पूरी की तरह। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए हमारे पास कंप्लीट रेंज है। इसी तरह से एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स भी हैं, स्प्रेडर भी हैं, ऑर्डिनरी स्प्रेडर है, सिलिका स्प्रेडर है, पीएच बैलेंसर है, ड्रिप साफ है, ड्रिप को साफ करने के लिए। वाटर सॉल्युबल के लिए की भी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। हाइड्रोपोनिक्स के भी लिए हम लोग जो जरूरी मीडिया है वो हम प्रोवाइड करते हैं, और उसकी भी फर्टिलाइजर की रेंज है हमारी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी हमारी बड़ी पैकिंग, रिटेल पैकिंग के अंदर हमारा अवेलेबल है, खास करके सिटी के ग्रोअर्स के लिए। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर्स हैं हमारे, नीम ऑयल के जैसे शील्ड है, बोटानिकल पेस्टिसाइड, सीपोज, माइटोज, वायरोस, फंगनिल, निमोसीपी, एमीड्यूर, क्यूल्यूर, उत्कृष्ट सिल्वर H2O2 वगैरह। फिर नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूमिनोज हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, एमिनोज, जाइमोज, बीम प्लस, फेमगोल्ड, ब्लैक पर्ल, पैंथर, रूट्स मल्टीप्लायर, रिलीज, स्ट्रेस फ्री, जाइमोज, रूटिंग कंपाउंड, मार्वल, ये सब पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। खूब खूब शुक्रिया। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारी वेबसाइट पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमारे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी जहाँ पर अपनी ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट लिख सकते हैं। आपको कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे सेल्स डिपार्टमेंट या टेक्निकल डिपार्टमेंट में फोन करके पूछ सकते हैं। खूब खूब शुक्रिया आपने लास्ट तक देखा। आपको इस तरह के वीडियो रेगुलरली मिलते रहे हैं, और उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को बेल दबाकर सब्सक्राइब करें, या फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो करें, ताकि आपको जब तक नई नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। शुक्रिया मित्रों।